चैनल आलोट। आज की वीडियो हमारी होने वाली है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पिछली क्लास में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे थे। इस बार हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये भी उसी तरह से प्री बोर्ड और मेन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इन सबको। क्वेश्चन नंबर 9 है शॉर्ट आंसर टाइप का। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कुछ सामान्य बीमारियों के नाम बताइए जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है और उनके वहाँ उसमें फैलाने के या उसमें फैलने के आपको मोड यानी तरीके भी बताने कि वो किस तरह से किस कारण से फैल रही है। सबसे पहला आती है कॉमन डिसीज जो कि प्लांट्स के अंदर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपसे प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। प्लांट्स पहला है सिट्रस कैंकर, कॉज्ड बाय किसके कारण से हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें संचारित होने का माध्यम एयर हवा के द्वारा, रेन बारिश, एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स, और जो इस चीज से इन्फेक्टेड प्लांट्स हो गए उनके संपर्क में या उनके कांटेक्ट में आने से भी प्लांट्स में ये जो डिसीज होती है स्प्रेड होती है। चलिए अगला होता है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का सड़न होना, सड़ना, फंगस लगना, कॉज्ड बाय किससे होगा? फंगस से होगा। कारण क्या है इसका? फंगस, फंगल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड क्या होगा? एयर, एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो सकती है। इन्फेक्टेड सीड, खराब बीज जो कि ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, अगर उनका भी इस्तेमाल इनके साथ किया जाएगा तो हमारे जो अच्छे वाले बीट है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगली बीमारी है ओकरा। ओकरा मेनली लेडी फिंगर जिसे हम भिंडी जानते हैं उसका एक कॉमन नेम भी काइंड ऑफ कह सकते हैं, ओकरा ही होता है। इसमें ये डिसीज बहुत कॉमन होती है। ये फैलती है वायरस से। किससे बच्चों? वायरस से। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट्स, मतलब कि ऐसे व्हाइट फ्लाइज देखे होंगे आप लोगों ने, या फिर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा है। चलिए व्हाइट फ्लाई का आपको किसी और वीडियो में टॉपिक के हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंब्यूशन विथ एग्जांपल। हमें अलग अलग प्रकार के कंब्यूशन बताने, कंब्यूशन मतलब दहन बताना है, जलने की प्रक्रिया कि किस तरह से होती है और उसके अलग अलग प्रकार आपको बताने, एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। पहला होता है रैपिड कंब्यूशन। रैपिडली का मतलब लगातार, बार बार, जल्द होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर आपको दिख रहा होगा, इस आंसर की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, एक ही बार अच्छे से याद करेंगे तो आपका पूरा आंसर अच्छा बनेगा, क्योंकि हमें शॉर्ट के लिए लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन? रैपिड कंब्यूशन के लिए। इट इज अ टाइप ऑफ कंब्यूशन इन विच सब्सटेंस बर्न क्विकली। हमारा मेन यही चीज है कि जो भी सब्सटेंस वेरी क्विकली, बहुत ज्यादा फास्ट बर्न होता है, जलता है, इस तरह का कंब्यूशन रैपिड कंब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रैपिड कंब्यूशन। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस इन अ गैस स्टोव। जब हम गैस स्टोव को जलाते हैं तो उसमें से जो एलपीजी गैस निकलती है वो रैपिडली जलती रहती है। इसी कंब्यूशन को रैपिड कंब्यूशन कहते हैं। अब अगला है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाना। तो अब यहाँ पर आपको पूरा आंसर वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये जो लाइन आपने याद करी है, इट इज अ टाइप ऑफ कंब्यूशन इन विच सब्सटेंस, सेम ऐसी कैसे लिख देना है। उसके बाद लिखना है बर्न ऑन इट्स ओन, मतलब वो खुद से जल जाता है अपने आप। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा व्हाइट फास्फोरस कैच फायर एट ए रूम टेम्परेचर। जब हम फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो अपने आप जल जाता है, ना तो उसमें हमें माचिस से आग लगानी होती है, ना उसे गर्म करना होता है। जैसे हमने उसे रूम टेम्परेचर पे ओपन किया, खोला या रखा, उसमें क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। तो इस तरह का कंब्यूशन स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन कहलाता है। और इसमें देखिए हमें पूरे आंसर में एक लाइन याद करने के बाद सब में यही लिख सकते हैं अपन। कौन सी? इट इज अ टाइप ऑफ कंब्यूशन इन विच सब्सटेंस, बस पहले वाले के लिए लिखना है बर्न क्विकली, सेकंड वाले के लिए लिखना है बर्न ऑन इट्स ओन, वो खुद से जल जाता है। अगला वाला एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका हो जाना। धमाका हम सब जानते हैं नॉर्मली कहाँ करते हैं? पटाखे जलाकर। तो इसका एग्जांपल भी सेम फायर क्रैकर आ जाएगा। सेम वही लाइन यहाँ पर भी पेस्ट कर देनी। इट इज अ टाइप ऑफ कंब्यूशन इन विच सब्सटेंस बर्न वेरी फास्ट बर्निंग विथ साउंड। कैसे जलता है वो? बहुत ज्यादा फास्ट जलता है और एक साउंड के साथ जलता है।
इस तरह के कंब्यूशन को कहते हैं हम एक्सप्लोजन कंब्यूशन। तो बस हमें यहाँ पर 3 चीजें ध्यान रखनी। देखिए, रैपिड कंब्यूशन क्या है? बर्न क्विकली, बस इस शॉर्टकट ट्रिक से हमें याद हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस वाले के लिए क्या लिखना है हमें? यहां पर लिखना है बर्न ऑन इट्स ओन। अगला वाला क्या है हमारा? एक्सप्लोजन, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्सप्लोजन वाले के लिए क्या लिखना है? वेरी फास्ट बर्निंग विथ साउंड। तो आपको इसे याद करने में आसानी रहेगी। एग्जाम में हमें इतना बड़ा आंसर लिखना तो है, लेकिन उसको याद शॉर्ट टर्म पे कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, तो आप एक ट्रिक बनाकर इसको भी याद रख सकते हैं। सेम आप ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिजीज के नेम लिखने हैं, बस याद रखना है वो किससे फैल रही है। और देखिए, कॉमनली उसमें भी डिजीज आपकी एयर तो दोनों में है, सिर्फ आपको ओकरा की ध्यान रखना है कि सिर्फ ओकरा कैसे फैलती है इंसेक्ट से, बाकी एयर दोनों में है। इन्फेक्टेड प्लांट्स इसमें भी है और इसमें सिर्फ इन्फेक्टेड सीड से। बस आप इतना सा थोड़ा देख लेंगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, मिलते हैं। कौन मिलते हैं? मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स एंड मेमल्स। जितने भी जीव आते हैं, इंसानी जीव, मेमल, जानवर, वो सारे ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ। यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है किसी भी अपने जैसे स्पीसीज को बर्थ देने के लिए। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक सिंपल है कि ये फ्यूजन है। किनका फ्यूजन है? मेल और फीमेल गेमेट्स का। और यहाँ पर क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? अ मतलब एक, ए से एक याद रख लेना, सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या दे देता है? बर्थ दे देता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेजर टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन? साउंड पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या क्या या नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो देखते हैं। सिंपली पहले तो हमें वही लाइन लिखनी है, द सॉल्यूशन टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन इन अ रेसिडेंशियल एरिया। रहवासी इलाके में जहाँ पर लोग रहते हैं, जिस कॉलोनी वगैरह जगह रहती है जहाँ लोगों का रहना करना होता है, उसे रेसिडेंशियल एरिया कहते हैं। वहीं हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, वहीं लोगों को डिसीज होती है, वहीं प्रॉब्लम होती है साउंड से। पहला है द साउंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज एंड द इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड इन वुड बी स्टेब्लिश फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। सिंपल है कि जो भी एक्टिविटीज होती है, ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह, इनसे बहुत ज्यादा साउंड आता है। तो ऐसी एक्टिविटी वाली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों को क्या करना चाहिए कि रेसिडेंशियल एरिया से दूर सिचुएटेड करना चाहिए, स्टेब्लिश करना चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए। दूसरा है द यूज ऑफ हॉर्न ऑफ व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स मस्ट बी मिनिमाइज। साउंड पोल्यूशन कहाँ से आता है? जो 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 से हॉर्न बजाने से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है कि नहीं होता है? तो बस वही क्या करना होता है कि अगर कंपनी उन्हीं के हॉर्न की जो व्हीकल और ऑटोमोबाइल्स है उनकी क्या कर दे, अगर उनके जो साउंड को है थोड़ा मिनिमाइज कर दे, तो साउंड पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, कम हो सकता है। अगला है द लाउडनेस ऑफ द म्यूजिकल सिस्टम, टेलीविजन इटीसी मस्ट बी मिनिमाइज। सिंपली है, और कहाँ से हमें साउंड पोल्यूशन सुनने को मिलता है? डीजे वगैरह बहुत ज्यादा तेज लाउड स्पीकर में बजाना, कुछ टेलीविजन पे बहुत ज्यादा लाउडली बजाना, जिससे हमें साउंड पोल्यूशन महसूस होता है, साउंड सोल्यूशन का पता चलता है, सॉरी। तो उनको भी क्या करना चाहिए? मिनिमाइज करनी चाहिए उनके म्यूजिकल सिस्टम में, उनके लाउडनेस वाली पोर्शन पे क्या करना चाहिए? और ज्यादा मिनिमाइज कर देना चाहिए, जिससे कि साउंड पोल्यूशन काफी हद तक कम हो सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? लिस्ट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में विद्युत लेपन क्या है? दैनिक जीवन में इसके उपयोग बताइए। देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, depositing of a layer on desired metal upon another metal by the chemical effect of electricity।
विद्युत धारा द्वारा एक धातु पर अपनी मनचाही धातु को लगाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या करना है, एक मेटल पर अपनी डिजायरेबल मेटल को लगाना, यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिसे हम किससे कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। चलिए इसके यूज देखते हैं। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ, क्या क्या उपयोग होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में, गैस बर्नर पर उसका यूज होता है, सोफे की फ्रेम में, पार्ट्स ऑफ बाइसिकल। देखो यहाँ से यहाँ तक का सेम है, बस आपको चेंज कर देना है, व्हीकल्स के नाम लिख देना है। देखो बस पार्ट्स ऑफ बाइसिकल, पार्ट्स ऑफ साइकिल लिख दो, पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर लिख दो, पार्ट्स ऑफ कार लिख दो, पार्ट्स ऑफ डोर लिख दो, हैंडल ऑफ डोर, ग्रिल फिटेड इन हाउस, लेयर ऑफ निकल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। इन सभी के क्या है, ये डेली लाइफ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। तो आप इनमें से कुछ 4-5 भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राइट द रीजंस, कारण लिखिए। 3 कारण हैं, उनके बारे में आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू वी रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स यानी कि जो पहिए होते हैं वो फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं। सिंपल है, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग करना, किसी चीज को स्लाइडिंग करेंगे तो जो फ्रिक्शन लगता है उससे कम फ्रिक्शन किस में लगता है, किसी चीज को रोल करने में। इस वजह से व्हील्स जो है वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगला है, व्हाई डू पीपल ऑफन रब देयर हैंड्स इन विंटर। हम ठंड में अपने हाथों को क्यों रगड़ते हैं। सिंपल सी बात है, हाथ जैसे ही रगड़ेंगे उसमें क्या आने लग जाएगी, हीट आने लग जाएगी। हीट किससे जनरेट होती है, फ्रिक्शन से जनरेट होती है। किससे जनरेट होती है, फ्रिक्शन से। व्हेन वी रब आवर हैंड टुगेदर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस फ्रिक्शन जनरेट्स हीट व्हिच वार्म द हैंड्स। जैसे ही हम अपने हाथ को रब करते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन बनता है और ये फ्रिक्शन क्या देता है, हमें हीट देता है। इस वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन, कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज लेस फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वन इट हैज स्टार्टेड मूविंग। देखिए कभी भी हमें किसी चीज को धकेलना या पुश करना होता है तो हमें सबसे ज्यादा पहले वाले पॉइंट पर, जब हम उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बहुत कम लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो यही थे हमारे शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम समझेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। थैंक यू।